हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में क्लास 11th फिजिक्स का दूसरा चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। ये काफ़ी बेसिक सा चैप्टर है। आईसीएसई बोर्ड के मैक्सिमम स्टूडेंट क्लास 9th में इसके काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ चुके होंगे, तो अगर आप चाहें तो इसे फास्ट फॉरवर्ड करके पढ़ सकते हैं। बाकी सीबीएसई के बच्चों के लिए ये पहली बार टॉपिक होने जा रहा है। दूसरी बात, आई होप कि आप सब ने क्लास 11th ओरिएंटेशन कोर्स का वीडियो लेक्चर जरूर देखा होगा। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के वहां पर एक बार सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, फिर आगे इस लेक्चर को आप अटेंड करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। माई सेल्फ प्रवीण पांडे एंड यू आर वॉचिंग फियरलेस फिजिक्स एट पिनाकल टेक्नो स्कूल। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों, ये जो चैप्टर है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, जो पहला पार्ट होने वाला है उसमें होगा आपका यूनिट्स। द फर्स्ट पार्ट इज द यूनिट्स। नाउ सेकेंड पार्ट इज द डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, क्लियर है बच्चों? नाउ थर्ड टॉपिक इज द एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस, क्लियर है? अच्छा, ये हो गया। एक चीज और भी मैं आपको इसमें साथ साथ में क्लियर करते चलूं कि ये जो डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक है, ये तो काफी बेसिक सा टॉपिक है। क्लास 9th में आपने बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा। ये जो टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस, जब आप क्लास 12th बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में डायमेंशनल एनालिसिस का एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा डायमेंशंस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, इस टॉपिक से आपको नीट में और जेईई मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है बनने की। ठीक है, जो ये लास्ट टॉपिक है आपका एरर एनालिसिस, ये एरर एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, एरर एनालिसिस से एक क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में और नीट में, तीनों में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है एक क्वेश्चन आने की। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे और ये टॉपिक काफ़ी इजी है, सब लोग एक बार में समझ सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करते हैं यूनिट्स के बारे में। ठीक है बच्चों, यूनिट्स में हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है क्वांटिटी। क्वांटिटी, ठीक है। अब ये क्वांटिटी क्या होता है बच्चों, क्लियर है? क्वांटिटी का जब भी नाम लेते हैं आप, तो क्वांटिटी का मतलब होता है कलेक्शन, किसी भी चीज का कलेक्शन। मैं थोड़ा सा यहां पहले लिख दूं, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी। जैसे कलेक्शन कहिए या फिर काउंटिंग कहिए, जैसे कहीं भी काउंटिंग का बोध हो, कलेक्शन का बोध हो, अमाउंट का बोध होता है बात करने से, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी। लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि आई हैव 2 kg शुगर एट माई होम, तो ये 2 kg वर्ड जो यूज़ किया मैंने, 2 kg शुगर, तो ये 2 kg वर्ड जो आया, दैट इज द कलेक्शन, दैट इज द क्वांटिटी। यानी क्या हुआ, एक मास है, तो मास क्या हुआ, एक क्वांटिटी हुआ। सपोज मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 10 मीटर लंबी रस्सी है, तो रस्सी कितनी मीटर लंबी है, 10 मीटर लंबी, यानी एक्चुअली में है क्या, लेंथ। तो लेंथ इज अ क्वांटिटी। ठीक है, सपोज आई एम सेइंग दैट आई एम अप्लाइंग 20 न्यूटन फोर्स, तो ये 20 न्यूटन फोर्स एक अमाउंट या एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? नाउ किसी भी चीज में आप ध्यान दीजिए, जहां पर आप लोग अमाउंट या काउंटिंग का बोध होता है, उसको हम लोग कह सकते हैं क्या, क्वांटिटी। तो मैंने क्या देखा, मास एक क्वांटिटी है, लेंथ एक क्वांटिटी है ना, टाइम एक क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा कि जहां पर भी अमाउंट या काउंटिंग की बात होती है उसको आप क्वांटिटी कहते हैं। लाइक अगर मैं एक और अदर एग्जाम्पल देता हूं, थोड़ा सा लिंक से हट करके। सपोज यू आर सेइंग दैट आई लव दैट पीपल सो मच। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, उस पीपल के जगह पे आप मतलब किसी को भी रख सकते हैं। आई लव दैट पीपल सो मच, सो मच वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है, यानी यहाँ भी क्वांटिटी से रिलेशन हो रहा है। सो लव इज ऑल्सो ए क्वांटिटी, लव को भी हम क्वांटिटी के कैटेगरी में रख सकते हैं, है ना। लव इज अ क्वांटिटी। सपोज यू आर सेइंग नो सर, हाँ, आई हेट दैट पीपल सो मच।
हेट दैट पीपल सो मच, यानी बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। तो यहाँ भी अमाउंट या क्वांटिटी से बोध हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हेट जो वर्ड हो रहा है, हेट, दैट्स ऑल्सो ए क्वांटिटी। क्लियर है? दिस इज वेरी टेस्टफुल, कोई चीज़ को आप बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ठीक, तो टेस्ट इज ऑल्सो ए क्वांटिटी। जहाँ भी आपको ज़्यादा, कम, बड़ा, छोटा, इस तरीके से अगर चीज़ें आ रही हैं, काउंटिंग या अमाउंट का बोध हो रहा है, दैट इज़ द क्वांटिटी। तो ये सारे टर्म्स जो मैंने लिखे हैं बोर्ड पे, ये सब के सब आपस में क्वांटिटी हैं। अच्छा चलो बच्चों, अब इसमें एक सबसे अच्छी बात है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखा जाए, क्या अंतर है इन सब में। देखिए, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इन जितने भी क्वांटिटीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या इन सबको आप मेज़र कर सकते हैं? आप खुद सोचिए, क्या इन सबको आप मेज़र कर सकते हैं? नो, आपका आंसर नो आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखते हैं क्यों आएगा नो, ये देखा जाए। मास के बारे में अगर मैं पूछूं, क्या आप मास को मेजर कर सकते हैं? तो यस, वी कैन मेजर द मास। मास को आप मेजर कर सकते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं। लेंथ को भी मेजर करते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में। क्लियर है? टाइम को भी मेजर करते हैं, सेकंड्स में मेजर करते हैं। ठीक, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड मेजर करते हैं टाइम को। सही है भाई। लव, क्या लव को मेजर कर सकते हो? बताइए। नहीं कर सकते हो। हाँ, लव को मेजर नहीं कर सकते हो, नहीं। हाँ, ये मत बोलना कि नहीं सर हम तो मेजर कर पाते हैं। ठीक है, ओके देन नाउ हेट, कैन यू मेजर द हेट? नहीं मेजर कर सकते हैं। यू कैन नॉट मेजर द हेट, यू कैन नॉट मेजर द टेस्ट। क्लियर है? तो यहाँ पर जितने भी क्वांटिटीज मैंने लिखा है, इस क्वांटिटी को मैं दो पार्ट में कैटेगराइज करने जा रहा हूँ। एक ऐसा जिसको आप मेजर कर सकते हैं और एक ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जिनको आप मेजर कर सकते हैं, इन क्वांटिटीज को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, और इन जिनको मेजर नहीं कर सकते इसको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में थोड़ा सा मैं यहां डेफिनेशन में लिख देता हूं। तो अगर आपको सामने आता है लिखने को फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, क्लियर है? तो फिजिकल क्वांटिटीज में आप क्या लिख सकते हैं? क्वांटिटीज which can be measured, आप जिसको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, दूसरी एक और बात इसमें लिखा जाएगा, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एंड which are used to express a फिजिकल लॉ, ठीक है ना, आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी। यानी जिन क्वांटिटीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं और एट द सेम टाइम जिनका यूज कर सकते हैं हम किसी फिजिकल लॉ को एक्सप्रेस करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं आपको, लाइक फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ा है आपने, न्यूटन सेकंड लॉ है। तो न्यूटन सेकंड लॉ को एक्सप्रेस करने के लिए आप किसका यूज कर रहे हो? मास का यूज कर रहे हैं, एक्सेलरेशन का यूज कर रहे हैं और फोर्स का यूज कर रहे हैं। ये जो तीनों क्वांटिटीज हैं, इन तीनों क्वांटिटीज को आप मेजर भी कर सकते हैं और इनके द्वारा किसी एक फिजिकल लॉ को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। दैट्स वाई ये तीनों की तीनों क्या कहलाएंगी? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगे। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी समझ में आ गया सबको? सिंपल सा बात है कि जिन क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं एट द सेम टाइम उनके द्वारा किसी फिजिकल लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। नाउ अब बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज को भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया। वो किस बेसिस पर कैटेगराइज किया गया ये देखते हैं। चलिए, तो अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी को यहां एक्सप्रेस कर दे रहा हूं और रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं PQ से, ठीक है ना, तो फिजिकल क्वांटिटी के जो दो पार्ट डिसाइड किए गए, पहला पार्ट है कौन सा? फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल
फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, देखिए दूसरा भी मैं यहां बोल देता हूं, दैट इज द सेकेंड वन इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल वर्ड यूज करते ही आपके दिमाग में एक बात आती है, फंडा, जैसे आप पढ़ाई करते हो तो बोलते हो क्या, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। फंडामेंटल का मतलब क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक जो चीज़ होती है ना, किसी भी चीज़ का जो बेसिक पार्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये जो बिल्डिंग बनी हुई है तो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे बेसिक पार्ट जो है वो क्या यूज हुआ है, ब्रिक्स यूज किए हैं। एक एक ब्रिक्स को मिला करके ये पूरी बिल्डिंग बनती है। तो ब्रिक क्या हुआ, इस बिल्डिंग का बेसिक पार्ट हुआ, बेसिक एलिमेंट हुआ, यानी फंडामेंटल हुआ। क्लियर, या एब्सोल्यूट कह सकते हैं, जिससे मिलके सब कुछ बनता है। जैसे आप बायोलॉजी में क्लास 9th में पढ़े हैं, यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, सेल्स होते हैं। सेल्स मिल करके आपको पूरा बॉडी स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तो सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं आप उसको, यानी फंडामेंटल भी बोल सकते हैं। उसी तरीके से आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे एटम्स के बारे में। लाइक अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ढेर सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए, ठीक, ढेर सारे पार्टिकल्स में उनको ब्रेक किया जाए, फाइनली आप पार्टिकल्स पाते हैं। पार्टिकल्स को ब्रेक करने पर आपको क्या मिलता है, मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने पर एटम्स आते हैं। एटम्स को ब्रेक करते हैं तो क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हालांकि बाद में बहुत सारे पार्टिकल्स में उनको तोड़ा गया है ना, हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन जो बहुत पुराने समय की बात कर रहा हूं मैं, जब तक केवल एक एटम, एक तो समय था कि जब तक एटम बोला जाता था कि एटम डिविजिबल ही नहीं है, इंडिविजुअल होता है। लेकिन फाइनली लोगों ने उसको 3 पार्ट में तोड़ा, दिखाई दिया उनको कि 3 पार्ट से वो मिलके बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। यानी उस समय क्या लगता था कि इसके नीचे कोई पार्टिकल नहीं है, यानी पूरा स्ट्रक्चर, पूरी दुनिया जो बनी हुई है वो केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनी हुई है। वो उस समय की सोच थी। इसलिए उस समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बेसिक पार्टिकल मान लिया गया, इस दुनिया का फंडामेंटल पार्टिकल बोल दिया गया। उसी तरीके से फिजिक्स में जो आज जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं आप, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज किन बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बनी हुई हैं, उन बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। इस समय आपके फिजिक्स में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फिजिक्स के ढेर सारे ब्रांचेज हैं। बट अगर मैं बात करूं एंशिएंट पीरियड का, तो एंशिएंट पीरियड में बहुत समय पहले का, आदिकाल की बात कर रहा हूं मैं, उस समय साइंस में प्योरली अगर बोला जाए तो मैकेनिक्स हुआ करती थी। मैकेनिक्स जहां पर लोग मास के बारे में जानते थे, लेंथ जानते थे, टाइम जानते थे, दौड़ रहे हैं तो स्पीड के बारे में जानते हैं, किसी को पुश या पुल कर रहे हैं तो फोर्स के बारे में जानते हैं, वर्क करते थे, वर्क के बारे में जानते हैं, प्रेशर के बारे में जानते थे। यानी केवल और केवल मैकेनिक्स की क्वांटिटीज़, मैकेनिक्स के बारे में उस समय इंफॉर्मेशन था, तो मैकेनिक्स की क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग जानते थे। तो बच्चों उस समय मैकेनिक्स के जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ थे उन्हें देखा यह गया कि ये सारे के सारे 3 बेसिक क्वांटिटीज से मिलके बने हुए थे। वो 3 बेसिक क्वांटिटीज कौन कौन से थे, मास, लेंथ एंड टाइम। लाइक अगर आप वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है, आप पढ़े हैं 9th क्लास में, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट एक टाइप का क्या है, लेंथ है, दैट्स ए काइंड ऑफ लेंथ, एंड टाइम क्या, ये टाइम हो गया। ठीक, तो वेलोसिटी किससे बना है, लेंथ एंड टाइम से बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं सपोज एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन तो वो होता है आपका डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यानी ये है क्या, लेंथ अपॉन टाइम, दिस इज द लेंथ अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखिए एक्सेलरेशन किससे बना है, लेंथ टाइम टाइम, यानी लेंथ और टाइम से बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं फोर्स की, तो फोर्स इक्वल टू आपने पढ़ा है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसमें क्या है बच्चों, यहां पर आ गया मास, ठीक, इसमें क्या क्या आएगा, एक्सेलरेशन में क्या आएगा, लेंथ अपॉन टाइम, यानी लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। तो फोर्स किससे बना हुआ है, मास से, लेंथ से और टाइम से, मास, लेंथ एंड टाइम से। इसी तरीके से अगर मैं आपको अगला एग्जांपल देता हूं कि उस समय
वर्क के बारे में अगर पढ़ते थे, वर्क, तो वर्क बेसिकली बच्चों आप क्या कहते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहते हैं तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, दैट्स अ काइंड ऑफ लेंथ। क्लियर है ना। तो ये भी एक लेंथ है। तो देखिए इसमें क्या आ गया, वर्क किससे बना हुआ है, मास लेंथ एंड टाइम। तो ये भी मास लेंथ और टाइम से बना हुआ है। यानी जितनी भी उस समय पर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज थी, ऑलमोस्ट सभी की सभी मास लेंथ और टाइम, इन तीनों में से या तो तीनों मिलकर के या दो मिलकर के सारे क्वांटिटीज को फॉर्म करते थे। ठीक है। तो उस समय की क्या सोच डेवलप हुई, इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सिर्फ मास लेंथ और टाइम से बनी हुई है। इस आधार पर इन तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटी बोल दिया गया। ठीक। जैसे जैसे साइंस डेवलप होती चलेगी, आगे बढ़ते चले गए हम लोग, और भी नए नए क्वांटिटीज आते रहें। जैसे जब आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स गए और एक नया एक्सपीरियंस हुआ, आप किसी बॉडी को टच करते हैं तो हॉटनेस या कोल्डनेस की फीलिंग आती है। अब ये हॉटनेस और कोल्डनेस की जो फीलिंग आती है, अगर उसको मेजर करना हो या उसको रिप्रेजेंट करना हो तो क्या आप मास के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्या आप बोल सकते हैं कि इसका हॉटनेस 2 kg का है या 10 मीटर लॉन्ग है? ऐसा तो बोल नहीं सकते। नहीं, मैं बोल सकता हूँ, है ना, नहीं बोल सकते। ठीक है बच्चों, तो चलिए, मास लेंथ और टाइम, इन तीनों के टर्म में आप हॉटनेस या कोल्डनेस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो एक नई क्वांटिटी बनानी पड़ी। उस दिन एक नया नाम दिया गया, उसको बोला गया टेम्परेचर। टेम्परेचर। ठीक है बच्चों। इसके बाद ऐसे ही आगे बढ़े, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जब डेवलप हुआ, उस समय एक नया क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया गया और वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। फिर हम आगे बढ़े, फोटोमेट्री करके आपका पार्ट आया फिजिक्स का, जिसमें जैसे आप सपोज करिए हमारा बोर्ड है, इस बोर्ड के ब्राइटनेस के बारे में बात करनी है कि इसका ब्राइटनेस ज़्यादा है या ब्राइटनेस कम है, इस बारे में बात करनी है। तो क्या आप इनमें से किसी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या ब्राइटनेस को? आप सेकंड के टर्म में या मीटर के टर्म में ब्राइटनेस को बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। इसलिए ब्राइटनेस के लिए एक अलग सी क्वांटिटी डिफाइन की गई, उसका नाम रखा गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और फाइनली जब मॉडर्न फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं, तो जब भी कोई सब्सटेंस जो कि बहुत छोटे होते हैं, आप नेकेड आई से उनको देख भी नहीं सकते, उनको काउंट करने के लिए या फिर उनको मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी डिफाइन किया गया, एंड दैट इज कॉल्ड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है आपको? ठीक। तो इस तरीके से हमने कितने डिफाइन कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिफाइन किए गए, फॉर्म किए गए, बनाए गए, जिससे कि आगे की जितनी भी फिजिक्स के जितनी भी क्वांटिटीज बनेगी, इन्हीं से सबसे मिलके बनेगी, 2 से या 3 से मिलके फॉर्म होगी। ठीक है। तो बच्चों एक बात और भी मैं क्लियर कर दूं, ये जो 7 क्वांटिटीज का मैंने नाम लिया, दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। इन्हीं से मिलके फिजिक्स के बाकी सारे क्वांटिटी फॉर्म होते हैं, बाकी सारे क्वांटिटी बनते हैं। एक बात और मैं क्लियर कर दूं, इनके लिए कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। आप कोई प्रॉपर डेफिनेशन देने की कोशिश भी मत करिए, क्योंकि हर चीज को डेफिनेशन में नहीं बांधा जा सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक बात याद रखिएगा हमेशा, जबरदस्ती आपको डेफिनेशन नहीं देना है। कुछ लोग इसका जबरदस्ती डेफिनेशन देते हैं, कुछ राइटर्स ने दिए हैं जबरदस्ती डेफिनेशन, जो कि बहुत ही वैलिड नहीं है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कुछ डेफिनेशंस कहे जाते हैं इसका, क्या, विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। क्या कह रहा है? विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। देखिए मैं प्रूफ कर रहा हूं कि ये स्टेटमेंट किस तरीके से रॉन्ग है। कुछ लोग एक और भी तरीके से इसको एक्सप्रेस करते हैं, विच आर
which are independent on अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ये एक दूसरा स्टेटमेंट भी लोग देते हैं, जबकि ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत साबित होने वाले हैं। देखिए किस तरीके से गलत साबित होने वाले हैं। पहला डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ठीक, तो आप क्या कह रहे हैं कि एक जो किसी दूसरे पर डिपेंड ना करे। अब आइए देखते हैं, लाइक हमने एक यहां पर पेंडुलम लिया और इस पेंडुलम को ऑसिलेट करा दीजिए आप। अगर ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, इसकी लेंथ कितनी है, L है। इसके ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड आता है T, दैट T कम्स इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर L बाई G। T इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर L बाई G। यहाँ पर इस ऑसिलेटर का टाइम पीरियड जो आ रहा है वो इसके लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रहा बात? इसके लेंथ पर डिपेंड कर रहा है कौन, टाइम। तो यहां पर टाइम की वैल्यू डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर। तो टाइम लेंथ पर डिपेंडेंट हुआ ना यहां। सो यू कैन नॉट से कि जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं हो सकता। तो इसके अकॉर्डिंग ये पहला डेफिनेशन रॉन्ग साबित होता है। दूसरा जो डेफिनेशन आप कह रहे हैं, विच आर इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो फंडामेंटल होते हैं, ठीक। यानी टाइम और लेंथ, चूंकि दोनों को फंडामेंटल में आपने रखा हुआ है, टाइम और लेंथ, इसका मतलब दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए एक दूसरे से। जबकि यहाँ से इस फॉर्मूले से क्लियर हो रहा है कि टाइम की वैल्यू, यहाँ पर पेंडुलम का टाइम पीरियड का वैल्यू लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। सो यू कैन नॉट से कि जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो फंडामेंटल होते हैं। बेसिकली इनके फंडामेंटल होने के पीछे बस एक ही कहानी थी, जो मैंने आपको बताया कि शुरुआती दौर में लोगों को लगा कि जितने भी उस समय नॉन क्वांटिटीज थे वो सब बने हुए थे मास, लेंथ और टाइम से। इसलिए इन तीनों को लोगों ने क्या बोल दिया, फंडामेंटल या बेसिक एलिमेंट या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज बोल दिया। बाद में ये सब 4 और नए इंट्रोड्यूस हुए हैं। सिंपली इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, इसका डेफिनेशन नहीं दे सकते हो। क्लियर है बच्चों? चले तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इसके बाद बच्चों अगला टर्म आता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब जिसको आपने फंडामेंटल डिसाइड कर दिया, जैसे हमने ये 7 फंडामेंटल ले लिए, तो इनमें से किसी एक को रिपीट कर करके एक नई क्वांटिटी बनाइए, या फिर 2, 3 या 4 को मिक्स करके एक नई क्वांटिटी बनाइए। तो वो क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। लाइक मैं वॉल्यूम बना रहा हूं, तो वॉल्यूम अगर आप बना रहे हैं तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लेंथ, है ना, इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। बच्चों लेंथ भी, ये लेंथ हो गया, ठीक, एक फंडामेंटल है ये। ब्रेथ इज ऑल्सो एक काइंड ऑफ लेंथ, वो भी लेंथ है, और हाइट भी एक टाइप का लेंथ है। तो यहां पर तीनों लेंथ है, यानी लेंथ को रिपीट करके आप लेंथ टू द पावर 3, लेंथ टू द पावर 3। तो जो वॉल्यूम बन रहा है लेंथ को रिपीट करके बन रहा है, यानी एक फंडामेंटल क्वांटिटी को रिपीट करके बन रहा है, उसका रिपीटेड यूज करके बनाया जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। कोई दूसरा क्वांटिटी लीजिए, जैसे वेलोसिटी। वेलोसिटी को बनाने के लिए आप 2 फंडामेंटल यूज करते हैं, कौन कौन सा, लेंथ एंड टाइम। लेंथ एंड टाइम, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो इट्स अ काइंड ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी बनाने के लिए आपने 2 ये लिए, फंडामेंटल लिए, तो ये क्या कहलाएगा, डिराइव्ड कहलाएगा, ठीक। यानी जिस क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के द्वारा डिराइव किया जा सकता है दैट इज कॉल्ड द डिराइव्ड क्वांटिटी। सिंपल सा है, ठीक। एक तो ये आप डेफिनेशन दे सकते हैं। दूसरा डेफिनेशन दे सकते हैं, क्वांटिटीज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 2 or more fundamental quantity or by repeated use of a fundamental quantity is called derived quantity। क्लियर हो रहा है बच्चों? बस इतना सा था और कुछ भी नहीं। चलिए, आपने देख लिया फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों इसके बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे।
अगला जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सेट ऑफ, सॉरी चल नहीं रहा है ये, दूसरा पेन लेने दो। सेट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी ये भी कह सकते हैं। सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है बच्चों? बच्चों आपने क्लास 9th या 10th में सेट के बारे में पढ़ा होगा। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा। सेट बना रहा हूं मैं किसका? फंडामेंटल क्वांटिटीज का। फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी किसको कहते हैं? देखिए, मान लो बच्चों मैं एक सेट बना रहा हूं ए, क्लियर? ये जो सेट बना रहा हूं किसको लेकर के मैं बना रहा हूं? कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को लेकर बना रहा हूं। फिजिकल क्वांटिटीज को लेकर बना रहा हूं, कई सारे फिजिकल क्वांटिटी को लेऊंगा मैं, ठीक? उनको लेकर के एक सेट बनाऊंगा। वो सेट सेट ऑफ फंडामेंटल कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, बस हमको यही चेक करना है। अब जानना यह है कि सेट ऑफ फंडामेंटल कहते किसको है। सुनिए, मैं डेफिनेशन पहले लिख देता हूं, फिर समझाऊंगा इसको। A set of physical quantities in which any quantity cannot be derived completely by other quantities of that set। क्या कह रहा है? अ सेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज का एक ऐसा सेट इन विच एनी क्वांटिटी, सेट का कोई भी क्वांटिटी कैन नॉट बी डिराइव्ड कंप्लीटली बाय अदर क्वांटिटीज ऑफ दैट सेट। मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उस सेट के अंदर के ही किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशन के द्वारा डिराइव नहीं हो सकता है, ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर उस सेट के अंदर का एक भी क्वांटिटी अंदर के बाकी क्वांटिटीज़ के टर्म में कम्प्लीटली एक्सप्रेसिबल हो जाता है या डिराइव हो जाता है, तो वो सेट ऑफ फंडामेंटल नहीं कहलाएगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छा समझा जा सकता है। देखिए, मैंने एक सेट बनाया, इस सेट में लिया मैंने मास, है ना बच्चों, फिर लिया लेंथ, फिर लिया टाइम। मास, लेंथ और टाइम को लेकर के मैंने एक सेट बनाया, सिर्फ 3 एलिमेंट का। अब मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये एक सेट ऑफ फंडामेंटल होगा? तो चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें का कोई एक एलिमेंट बाकी के टर्म में एक्सप्रेस हो जाए। चेक करिए भाई, मास को चेक करिए, क्या मास को आप लेंथ और टाइम के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? एकदम नहीं कर सकते हैं। मास को कभी भी लेंथ और टाइम के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे आप। जब नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सेट ऑफ फंडामेंटल नहीं कहलाएगा। क्लियर हुई बात? दूसरा, आगे बढ़ते हैं। अब हम लेंथ पर जाते हैं। क्या लेंथ को आप मास और टाइम के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जब नहीं कर सकते हैं, अगले पे जाते हैं। टाइम, क्या टाइम को हम लोग मास और लेंथ के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो यानी तीनों में से कोई भी एलिमेंट अदर के फॉर्म में एक्सप्रेसिबल नहीं है, इसलिए यह सेट ऑफ फंडामेंटल कहलाएगा। सो इट इज ए सेट ऑफ फंडामेंटल। ठीक है, अब देखिए, अगर आपने फिक्स कर दिया कि यह सेट ऑफ फंडामेंटल है, तो सेट ऑफ फंडामेंटल के किसी 2 या 3 को मिला के जो नया क्वांटिटी बनाएंगे वो डिराइव्ड कहलाएगा। लाइक
अगर आप लेंथ और टाइम को मिला के चाहें तो क्या बना सकते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी बना सकते हैं। तो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेलोसिटी हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर है। नेक्स्ट एक सेट बनाया जाए बी। देखिए इसमें हम बना रहे हैं, लिया हमने वेलोसिटी, लेंथ एंड टाइम। क्या ये एक सेट ऑफ फंडामेंटल होगा, चेक करते हैं। लेंथ के बारे में चेक करिए, वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी को अगर आप चेक करते हैं तो वेलोसिटी लेंथ और टाइम के टर्म में एक्सप्रेसिबल है, एक्सप्रेस हो जाएगा, और जब ये एक्सप्रेस हो जाएगा तो ये सेट ऑफ फंडामेंटल नहीं कहलाएगा। सो इट इज नॉट ए सेट ऑफ फंडामेंटल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग बी, सी नंबर लेते हैं। सी नंबर पॉइंट में देखिए बच्चों, एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने इसमें ले लिया मास, लेंथ और ले लिया मैंने वेलोसिटी। अब बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप बताइए कि क्या ये एक सेट ऑफ फंडामेंटल होगा। चेक करते हैं। मास को आप क्या लेंथ और वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अच्छी बात है भाई। दूसरा चेक करते हैं, क्या लेंथ को आप मास और वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हैं। अब ये मत कह देना कि हाँ सर हम तो लिख सकते हैं, ज़बरदस्ती लिख के दिखाओ फिर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी पर आते हैं। क्या वेलोसिटी को आप कंप्लीटली एक्सप्रेस कर सकते हैं इस सेट के अदर एलिमेंट के द्वारा। आप बोलोगे सर वेलोसिटी को तो एक्सप्रेस कर सकते हैं लेंथ के टर्म में, लेकिन नहीं, वेलोसिटी को मैंने क्या बोला है, कंप्लीटली एक्सप्रेसिबल होना चाहिए, इसको डिराइव होना चाहिए। इसको डिराइव करने के लिए लेंथ तो आप यूज करते हैं, लेकिन इस सेट में कहीं से भी टाइम नहीं है, यानी इस सेट के अदर एलिमेंट्स के द्वारा वेलोसिटी को डिराइव नहीं किया जा सकता है। यानी यहां पर वेलोसिटी भी डिराइव नहीं हुई, लेंथ भी डिराइव नहीं हुआ और मास भी डिराइव नहीं हुआ। सो इट इज ए सेट ऑफ फंडामेंटल। ये एक सेट ऑफ फंडामेंटल होगा। क्लियर हो रही है बात बच्चों। अब तुम्हारे दिमाग की बत्ती उड़ गई होगी, सर अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था वेलोसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है। समझ में थोड़ा थोड़ा आप धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगे। तो बेटा एग्जैक्टली क्या होता है सेट ऑफ फंडामेंटल, होता क्या है, आपको इस डेफिनेशन से ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। अब अगर ये सेट ऑफ फंडामेंटल फाइनल हो गया तो इसके रिस्पेक्ट में अगर कोई भी इनमें से 2 या 3 को मिला के नई क्वांटिटी बनाओगे तो वो आपका कहलाएगा कौन सा, डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाएगा। क्लियर। जैसे अगर मैं लेंथ और वेलोसिटी को लेकर के बनाना चाहूं तो क्या बनेगा, टाइम। लेंथ और वेलोसिटी को मिला करके मैं टाइम बना सकता हूं। तो टाइम कौन सी क्वांटिटी हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। क्लियर हो रहा है। टाइम इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी फॉर दिस सेट। इस सेट के लिए टाइम डिराइव्ड है, वेलोसिटी फंडामेंटल है, लेकिन इस सेट के लिए, सेट ए के लिए वेलोसिटी डिराइव्ड है और टाइम और लेंथ क्या है, फंडामेंटल है। यानी आपको सोचने का तरीका यहां से थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्या सोच में बदलाव लानी है। कोई भी चीज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब भी बात करते हैं हम लोग, तो हर एक चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती है, वो रिलेटिव होती है, कंपैरेटिव होती है। किसके रिस्पेक्ट में बात किया जा रहा है। जैसे अगर आप कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे घर में रखा हुआ एक टेबल को पूछा जाए आपसे कि वो टेबल रेस्ट में है कि मोशन में है, तो आप कहते हैं रेस्ट में है। ऑब्वियसली बात है वो रेस्ट में है, लेकिन आपके घर के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में है। लेकिन अगर उसको मून के रिस्पेक्ट में देखा जाए, मून पर बैठा आदमी जो देख रहा होगा वो उस टेबल को किस पे देख रहा होगा, मोशन में देख रहा होगा, क्योंकि अर्थ के साथ साथ वो भी स्पिन कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है, तो वो भी मोशन में है। मून का आदमी देख करके उसको कह रहा होगा सो दैट टेबल इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन ऑन द मून। तो एक ही ऑब्जेक्ट यहां दोनों चीज हो गई, रेस्ट भी हो गया, मोशन भी हो गया, वो डिपेंड कर रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। तो वैसे ही एक ही क्वांटिटी यहाँ पर फंडामेंटल भी हो सकती है और डिराइव्ड हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपके सेट पर कि आप किस सेट के अंडर में ये बात डिस्कस कर रहे हैं। बात समझ में आ गई क्या, इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक मैं एक और सेट बना देता हूँ आपको, ABCD। जो डी सेट बना रहा हूँ मैं, इसमें हमने मान लीजिए ले लिया मास, लेंथ, टाइम
वेलोसिटी, ये मैंने 4 एलिमेंट ले लिए, ठीक है। इस 4 एलिमेंट से मैंने एक सेट बनाया, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये सेट ऑफ फंडामेंटल होगा कि नहीं होगा? क्या बोलोगे? एकदम नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा भाई? वेलोसिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके टर्म में? लेंथ और टाइम के टर्म में। यानी इस सेट का एक एलिमेंट इसी सेट के अदर एलिमेंट से कंप्लीटली एक्सप्रेसिबल है, इसलिए ये सेट ऑफ फंडामेंटल नहीं है। अब समझ गए आप लोग? क्लियर हो रहा है सब कुछ? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब आगे। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले एक और भी बात क्लियर कर दूं आपको। अब तो बड़ा कन्फ्यूजन सा हो गया, अब हम किसको फंडामेंटल बोले, किसको डिराइव्ड बोले, ये बात समझ में नहीं आ रही है ना? कोई बात नहीं, सुनिएगा ध्यान से। केवल इस टॉपिक तक जब हम लोग अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करेंगे तभी तक ये आपको प्रॉब्लम है कि कौन सा फंडामेंटल है और कौन सा डिराइव्ड है। इस चैप्टर को जैसे ही छोड़ते हैं आप, जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, तो फिजिक्स में ये मान लिया गया है, एक सेट फिक्स कर दिया गया है कि हम किस सेट के लिए डिस्कस करेंगे। एक ऐसा सेट बना दिया गया, और वो सेट किसको लेकर के बनाया गया? वो जो पहले मैंने 7 क्वांटिटीज लिखे थे, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको लेकर के एक सेट बनाया गया। और वो सेट ऑब्वियस सी बात है कि वो सेट ऑफ फंडामेंटल होगा, कोई भी किसी के द्वारा डिराइव उसमें नहीं होने वाला है। बात क्लियर हो रही है? तो दूसरी बात सुनिए बच्चों, ये बात एक तो क्लियर हो गया कि उस सेट के लिए आगे डिस्कस करेंगे। तो इन 7 के अलावा आगे में जितने भी हमको क्वांटिटी मिलेंगे उनको अब हम लोग डिराइव्ड बोलेंगे। क्लियर? चलिए अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। चूंकि आपने क्वांटिटीज के बारे में पढ़ लिया, जब आपने क्वांटिटीज के बारे में पढ़ लिया तो अब हम इन क्वांटिटीज के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि मेजरमेंट क्या होता है। तो देखिए बच्चों, चलिए मेजरमेंट क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपको, अच्छा इससे पहले आप समझिए कि मेजरमेंट की नीड क्या हुई, मेजरमेंट की ज़रूरत क्या पड़ी। देखिए एंशिएंट टाइम में जो भी चीज़ को हम लोग मेज़र करते थे वो अपने सिक्स्थ सेंस के द्वारा मेज़र करते थे। कोई भी चीज़ को 2 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा बड़ा है, हमने बोला वो देख करके कि अरे वो बड़ा है वो छोटा है, देख करके बोल दिया। इट्स अ काइंड ऑफ मेजरमेंट। ठीक, अगर 2 ऑब्जेक्ट को टच किया हमने, इसका हॉटनेस ज़्यादा है, इसका हॉटनेस कम है, हमने बोल दिया इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, ये काइंड है मेजरमेंट का। क्लियर है? तो देख करके चीज़ों को, समझ करके, एक्सपीरियंस करके चीज़ों को मेजर किया जाता था। लेकिन ये आपके सिक्स्थ सेंस हर जगह पर सही मेजरमेंट नहीं करते हैं। क्लियर है? तो मैं आपको, अच्छा एक और भी जगह है जहाँ पर डिफरेंस बहुत छोटा होता है, लाइक ये और ये। अब मैंने बी और सी बनाया हुआ है और ये डी, सॉरी थोड़ा सा इसको हल्का सा और छोटा कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बी और सी में कौन सा बड़ा है, तो देखिए बच्चों इन दोनों में डिफरेंस बता पाना बहुत ही थोड़ा मुश्किल होगा। अगर मैं एक दूसरा ले लूँ डी, बी और डी में पूछा जाए तो आप डिफरेंस इजीली बना सकते हैं, सी और डी में डिफरेंस इजीली बता सकते हैं। लेकिन बी और सी में डिफरेंस पूछने से आपका आंसर हो सकता है कि अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग आ जाए, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस बहुत छोटा है, और डिफरेंस जब बहुत छोटा है तो आपका सिक्स्थ सेंस एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पाता कौन सा बड़ा हुआ है। क्लियर है? तो ये आपकी नीड है मेजरमेंट की। ठीक, तो देखते हैं मेजरमेंट कहते हैं किसको है, किस प्रकार से करते हैं। सपोज हमारे पास ये कोई स्टिक है, स्टिक ए, और ये कोई स्टिक है, स्टिक बी। ये दोनों को बारे में पहले, अभी आप ये मत सोचिए अभी आपके पास मीटर है सर हम तुरंत यहाँ स्केल रखेंगे मेजर कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ उस समय की जब ये सब कुछ भी नहीं था, पहली बार मेजरमेंट के बारे में लोग जानना शुरू किए होंगे। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पास 2 स्टिक है, देखने से एक तो कन्फर्म सी बात है कि सर बी बड़ा है ए से, लेकिन कितना बड़ा है ये मालूम नहीं है, कितना है ये बताना नहीं सकते क्योंकि अपने पास कोई भी स्केल नहीं थी उस वक्त। ठीक, किस तरीके से इसको मेजर किया गया होगा। ठीक है, मेजरमेंट करने का सबसे बेसिक सा जो तरीका होता है, ठीक है, वो क्या होता है,
मैं आपको एक स्टोरी बनाता हूँ कि जैसे मान लिया हमने एक छोटा सा स्टिक लिया लकड़ी का, ये लिया, और इस लेंथ को मैंने जितने भी मेरे आसपास लोग हैं सबको मैंने बोल दिया कि भाई आज के बाद सभी लोग इस लेंथ को 1 मीटर बोलेंगे। कितना बोलेंगे? 1 मीटर। तो हमने इसको नाम दे दिया 1 मीटर। सब लोग इसको 1 मीटर बोलेंगे। क्लियर है? जिसको हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया, इसके लेंथ के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो इनको बोलते हैं अननोन क्वांटिटीज। अननोन क्वांटिटीज। क्लियर है? अब ये जो है, आप इसको अब क्या बोलेंगे? 1 मीटर बोलेंगे। तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? नोन क्वांटिटी। नोन क्वांटिटी। क्लियर है? अब एक बात और भी समझते जाइए, ना तो इससे बड़ा ना तो इससे छोटा। मैंने फिक्स कर दिया कि एग्जैक्टली इतने को ही हम लोग 1 मीटर बोलेंगे। तो अब इसमें एक वर्ड और लग जाएगा, फिक्स। फिक्स्ड नोन क्वांटिटी। चूंकि हमने इसको एज्यूम किया हुआ है, मैंने माना हुआ है इसको, ये हमारा मानक है, इसलिए इसको एक वर्ड यूज और करेंगे यहां पर, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड। तो इसका नाम क्या हो गया? फिक्स्ड नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्लियर है? अब मैंने अपने सभी लोगों को बिठा दिया, बोल दिया भाई सबके सब इसको 1 मीटर बोलेंगे। जो इसको 1 मीटर नहीं बोलेगा उसका, समझ सकते हो, कुछ भी, उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है? चलिए, तो इसे 1 मीटर मान लिया अपन, यहां ले आके इसको रख दिया मैंने 1 2, ये मान लीजिए। तो भाई हमने इसको इससे कंपेयर किया, तो ये कितना टाइम्स हुआ? 2 टाइम्स हुआ। यानी ए की लेंथ कितनी हो गई? 2 मीटर हो गई। अब मैं इसको ले आ रहा हूं बी के पास, 1 2 3, मान लो थोड़ा सा इसे बड़ा कर दो यहां तक, 3। सो बी इज 3 टाइम्स देन 1 मीटर। तो 1 मीटर से 3 टाइम्स है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? 3 मीटर हो गई। दूसरी बात, बी ए से कितना बड़ा है? 1 मीटर बड़ा है, क्योंकि इसकी लेंथ 2 मीटर है, इसकी लेंथ 3 मीटर है। देखिए, इसकी लेंथ को बता पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं था पहले, लेकिन अब आप बता पा रहे हैं। ठीक? और अगर आप किसी के सामने बोलेंगे, जैसे मैं जितने भी लोगों के सामने मैंने बोला था कि इस लेंथ को हम लोग 1 मीटर बोलेंगे, ठीक है, सबने मान लिया। और अगर मैं कहूं कि मेरे घर पर एक डंडा रखा हुआ है, एक स्टिक रखी हुई है, उसकी लेंथ 10 मीटर है, तो सब लोग इजीली समझ जाएंगे कि वो 10 मीटर है, इसका मतलब वो अप्रॉक्सीमेटली कितना बड़ा होगा। उनके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाएगी। ठीक है? यानी हमारा इंफॉर्मेशन उनके पास ट्रांसफर हो जाएगा। बात क्लियर हो रहा है? तो इस प्रोसेस को, जो हम कौन सा प्रोसेस, कंपैरिजन कर रहे हैं यहां पे, कंपैरिजन। ठीक है? कंपैरिजन का यानी अब देखा जाए, कंपैरिजन ऑफ अ नोन क्वांटिटी विथ ए, अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन विथ ए नॉन फिक्स्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी या फिक्स्ड नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। यानी क्या बोला मैंने? कंपैरिजन ऑफ एन unknown quantity with a fixed known standard quantity is called measurement. Comparison of unknown quantity with a known fixed standard quantity. अननोन क्वांटिटी को फिक्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करने को ही हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। बच्चों, मेजरमेंट के ढेर सारे आप अपने अपने तरीके बना सकते हैं। ठीक? अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्लेस पर डिफरेंट कंट्रीज में अपने तरीके से कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए। किसी ने 1 मीटर बनाया, किसी ने लेंथ के लिए मीटर बनाया, किसी ने सेंटीमीटर बनाया, किसी ने फुट बनाया। ठीक? अच्छा, एक बात और भी क्लियर कर दूं, जैसे ये लेंथ है, तो लेंथ को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड आपने डिफाइन किया वो एक लेंथ लिया है ना, वो एक लेंथ लिया, यानी सिमिलर क्वांटिटी को हम स्टैंडर्ड में लेते हैं। ठीक? ऐसे ही
बहुत सारा अलग अलग, जैसे किसी ने ऐसे मेजर करना शुरू किया हाथ से कि ये एक हाथ, फिर ये 2 हाथ, यानी ये बोर्ड हमारा 2 हाथ के बराबर है। किसी ने हैंड स्पैन बनाया, हैंड स्पैन 1 2 3 4, इस तरीके से हैंड स्पैन, अलग अलग सिस्टम डिफाइन किया लोगों ने, ठीक, जो कि बाद में पता चलेगा आपको कि कुछ एक्सेप्टेबल है और कुछ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये मेजरमेंट का तरीका हो गया। अब बच्चों एक बात और मैं यहीं से फाइनल कर दूं, जिस चीज को आपने स्टैंडर्ड माना, ठीक, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक सिमिलर स्टैंडर्ड डिफाइन करते हो, उस सिमिलर स्टैंडर्ड को ही कहा जाता है यूनिट। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। तो यहीं से आपको एक बात क्लियर हो गई, किसकी डेफिनेशन, यूनिट की डेफिनेशन। क्या क्या बनेगा, अगर आप यूनिट का डेफिनेशन लिखना चाहें तो यूनिट का डेफिनेशन बनेगा टू measure a physical quantity, we choose a similar standard which is called यूनिट। तो ये हमारा यूनिट हो गया। क्लियर हो रही बात, जो भी स्टैंडर्ड आपने डिफाइन किया वो एक यूनिट हो गया। और स्टैंडर्ड डिफाइन करना आपके हाथ में है, ठीक। जैसे अभी क्या है, आप अपने बगल वाले को कोई सामान दे रहे हैं, ठीक, जैसे मान लीजिए उसके घर में चावल खत्म हो गया है, आप अपने घर से चावल दे रहे हैं। जब लेन देन की प्रक्रिया होती है उस दौरान क्या करते हैं, आप डब्बे से एक डब्बा आप उसको दे रहे हैं, 4 डब्बे दिए आपने, जिस डब्बे से दिया 4 डब्बा, तो आपने क्या बोला, 4 डब्बा है ना बच्चों। तो 4 डब्बा दिया, तो 4 क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, 4 टाइम्स डब्बा आपका स्टैंडर्ड हो गया, वो आपकी यूनिट हो गई। अब जब उसको आपने 4 डब्बे दिए हैं, तो जब आप उससे लेंगे भी ना, तो सेम डब्बे से लेंगे, उसी डब्बे से वापस लेंगे, ठीक। कितना, 4 डब्बा लेंगे हम। तो इससे पता चलेगा कि जितना दिया था उतना ही लिया जा रहा है। तो वो डब्बा जो है वो स्टैंडर्ड है। अगर वो डब्बा गुम हो जाए, गायब हो जाए, तो अब आपके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि अब उससे जब लिया जाए तो ये किस तरीके से तय होगा कि हमने जितना दिया था उतना ही मिल रहा है। इसके लिए जिसे आपने स्टैंडर्ड डिफाइन किया, आपने जिस डब्बे को कंसीडर किया था स्टैंडर्ड के रूप में, वो डब्बा आपको इजीली अवेलेबल होना चाहिए, वो आपको आसानी से मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिल पाएगा तो रिटर्न लेते समय ये एक कन्फ्यूजन हमेशा के लिए बना रहेगा कि जितना मैंने दिया था वो उतना रिटर्न हुआ या नहीं हुआ, पहला क्वेश्चन। दूसरा बात, वो इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। अगर नहीं मिल पा रहा है तो उतने ही वॉल्यूम का हम फिर से उसको बना सके, ये लिए हमारे लिए आसानी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए, यानी स्टैंडर्ड डिफाइन करते समय ये बात हम लोग ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, मेजरमेंट हो गया, यूनिट हो गया। अच्छा, किसी भी क्वांटिटी को जब आप मेजर करते हैं तो मेजर करने के बाद उसको किस तरीके से लिख रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या लिख रहे हैं, जैसे आपने लिखा 4 डब्बा, है ना। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू और इसको बोलते हैं यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए 2 चीजें चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। क्लियर हो रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने के बाद बच्चों यूनिट्स हो गया। अब इसमें हम लोग एक बात और करेंगे, क्राइटेरिया टू चूज द यूनिट्स। 1 मिनट मैं थोड़ा सा इंक फिल कर लूं इसमें पहले, ठीक है। तो बच्चों देखो, अब हम लोग देखेंगे क्राइटेरिया टू चूज द यूनिट्स, ठीक है। चलिए देखिए, क्राइटेरिया टू चूज द यूनिट, यानी जिसे आप यूनिट कंसीडर करते हैं, स्टैंडर्ड कंसीडर करते हैं, उसके बिहाइंड क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, यह सबसे ज़्यादा जरूरी पॉइंट है। देखिए मैं इसमें 4 पॉइंट आपके सामने रखूंगा, 1 2 3 एंड 4। पहली बात
जिसे आप स्टैंडर्ड डिफाइन कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि अपने सभी लोगों को मैंने इनिशियल स्टेज में सपोज बिठा करके कह दिया कि इस लेंथ को हम लोग 1 मीटर बोलेंगे, ठीक है। तो वो जिसे मैंने 1 मीटर माना है ना, वो सबके द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए। लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ इसको 1 मीटर बोलना है, 10 लोगों ने बोला यस सर हम लोग 1 मीटर बोलेंगे, लेकिन कोई एक आदमी बोल रहा है कि नहीं हम इसको 1 मीटर नहीं बोलेंगे, तो अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है, यानी पूरी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उसको हम स्टैंडर्ड नहीं ले सकते हैं। तो स्टैंडर्ड लेने से पहले पीछे एक कहानी ये होनी चाहिए, एक्सेप्टेड टू ऑल, एक्सेप्टेड टू ऑल, यानी उसको सबके द्वारा मान्यता मिलनी चाहिए। दूसरा चीज, इजीली अवेलेबल, है ना, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल दिया था डब्बे के बारे में कि अगर वो डब्बा गुम हो गया तो आपको आसानी से वो मिल सके। तो ऐसे ही चीज़ों को हम लोग स्टैंडर्ड लेते हैं, जिसको आसानी से ले सकते हैं, आसानी से वो मिल सकता है गुम होने के बाद भी। ऐसी चीज़ों को आप स्टैंडर्ड लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इजीली रिप्रोड्यूसिबल, इजीली रिप्रोड्यूसिबल, है ना, वो आसानी से बनाया जा सकना चाहिए। जैसे मान लो अगर टूट गया, अर्थक्वेक हुआ, गायब हो गया, ठीक, तो उसमें अगर गायब हो गया तो उसको हम लोग फिर से बना सकें, ऐसी चीज़ों को हम लोग स्टैंडर्ड के रूप में लेते हैं। ऐसी ही चीज़ों को यूनिट डिसाइड किया जाता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज द इनवेरिएबल, इनवेरिएबल, इट शुड बी इनवेरिएबल। जिसे आप स्टैंडर्ड डिफाइन कर रहे हैं ना, वो इनवेरिएबल होना चाहिए। इनवेरिएबल का मतलब क्या हुआ, जो वेरी ना करे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग, है ना। लाइक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने हैंड स्पैन, मैंने बोला था हैंड स्पैन 1 2 3, इससे आप मेजर कर रहे हैं हैंड स्पैन के द्वारा, इसको आप यूनिट नहीं कंसिडर कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पर्सन टू पर्सन हैंड स्पैन वेरी करेगा, अलग अलग लोगों का हैंड स्पैन अलग होगा। हो सकता है कि बड़े उम्र के लोगों का ज़्यादा होगा, बच्चों का अगर हैंड स्पैन यूज़ किया जाए तो वो छोटा होगा। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाला चीज़ है, इसलिए इसको हैंड स्पैन को हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं यूनिट के फॉर्म में, ठीक। डब्बा, भाई जो डब्बा मैंने यूनिट बनाया था वो मेरे और मेरे नेबर, मेरे पड़ोसी के नोन में था वो डब्बा, इसलिए हमने उसको यूनिट के फॉर्म में कंसीडर कर लिया था। लेकिन उस डब्बे को नेशनल लेवल पर सबके पास यूनिट नहीं बनाया जा सकता है, सब लोग उसको नहीं जानते हैं, ठीक है। और डब्बा केवल बोल देने से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि वो डब्बा कितना बड़ा है, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ को आप यूनिट नहीं बना सकते। हाँ, हालांकि आप आपस में उसको नोन रखते हुए काम कर सकते हैं, उसको लेकर के स्टैंडर्ड मान सकते हैं, लेकिन एक ऐसी, जैसे अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा स्केल बनाया, मेटल का स्केल बना दिया, अगर आप मेटल का स्केल बनाते हो, ठीक है ना, आप लेके ऐसे इस पर स्केलिंग कर दिए 0 to 100, ठीक, लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, तो ये छोटी रीडिंग देगा। ठंडे के दिनों में ये कॉन्ट्रैक्ट्स कर देगा तो बड़ी रीडिंग देगा, यानी टेम्परेचर के साथ इसका लेंथ वेरी कर रहा है, तो ये भी वेरिएबल हुआ, तो ये वेरिएबल हुआ, तो इसको भी आप यूनिट कंसिडर नहीं कर सकते हैं, इसको यूनिट के फॉर्म में नहीं चूज किया जा सकता है। क्लियर हो रहा है। तो इट शुड बी इनवेरिएबल। इनवेरिएबल, आई होप कि आप इनवेरिएबल को अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। ये बात हुआ। अब एक बात बच्चों, यूनिट डिसाइड करने के पीछे क्या रीजन, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, मैंने बता दिया आपको। अब आपने 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े थे, ठीक है ना, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़े थे। अब उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूनिट डिसाइड की गई, सबके लिए अलग अलग यूनिट बनाया गया, ठीक। जैसे मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, इस तरीके से यूनिट डिसाइड किए गए, ठीक है ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती हैं उनको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, और फंडामेंटल यूनिट्स को कंबाइन करके जो नई यूनिट्स बनती हैं उनको हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। जैसे वहां पर फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी था, वैसे यहाँ फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट हो जाएगा, बस, और कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक। आगे चलते हैं बच्चों। अभी मैंने आपको एक चीज बताया कि क्राइटेरिया टू चूज द यूनिट्स। यहां पर अब एक चीज सुनिए, आप लोग अक्सर सुनते आए होंगे SI। बच्चों ये क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल। देखिए
अलग अलग कंट्रीज़ ने एक ही क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट डिसाइड किया। किसी ने मीटर, किसी ने सेंटीमीटर। अच्छा, एसआई से पहले मैं आपको एक छोटा सा बात और बता दूं। सिस्टम्स ऑफ यूनिट, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, ठीक। हालांकि बहुत सारे सिस्टम्स बने थे, मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड चलने वाले जो सिस्टम थे ज़्यादातर वो 3 टाइप के थे। मेनली 3 टाइप के थे, 1, 2 एंड 3। पहला जो है आपका वो है MKS सिस्टम, दूसरा है CGS, थर्ड है FPS। ये 3 सिस्टम देखते हैं भाई। लेंथ, मास और टाइम। एक ऐसा सिस्टम जिसमें MKS क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। मीटर। मास का यूनिट किलोग्राम, किलोग्राम। टाइम का यूनिट सेकेंड। उसको हम लोग MKS सिस्टम बोलते हैं, ठीक। CGS का मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ग्राम, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकंड। वैसे ही FPS का मतलब क्या हो जाएगा? फुट, पाउंड एंड सेकंड, है ना बच्चों। पाउंड, पाउंड क्या है? मास का यूनिट है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये 3 सिस्टम वर्ल्ड वाइड चल रहे थे, MKS, CGS एंड FPS। क्लियर हुआ? FPS को आप ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम। क्लियर है बच्चों? चलिए, ये सब मैंने बता दिया आपको कि डिफरेंट कंट्री डिफरेंट सिस्टम को यूज कर रहा था, ठीक। फिर क्या हुआ कि 1971 में एक सिस्टम लाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं SI। पूरी दुनिया के कई सारे महान और स्कॉलर्स पर्सन एक साथ मीटिंग किए पेरिस के सेवर सिटी में, जहाँ पर एक ब्यूरो है वेट्स एंड मेजर्स करके, ठीक है ना, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स करके। क्या होता है कि दुनिया भर में जितनी भी वेट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड यूनिट्स डिसाइड किए जाते हैं उसको वहाँ पर फाइनल किया जाता है वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करने के लिए। क्यों ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, किस लिए किया गया? डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में अगर डिफरेंट, जैसे मान लो कोई सिस्टम यूज़ कर रहा है MKS, कोई यूज़ कर रहा है CGS, कोई कंट्री यूज़ कर रही है FPS, और अगर आपस में हम लोग कन्वर्सेशन करें तो कन्वर्सेशन करते समय जैसे वो फुट में बोल रहे हैं, मैं मीटर में बोल रहा हूँ, तो उस चीज़ को आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो जब भी इंटरनेशनल स्तर पर बात हो, मीटिंग हो, तो किसी एक सिस्टम को फॉलो किया जाए ताकि हम लोग एक दूसरे की बातों को आसानी से समझ सकें, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। तो टू रिमूव द कन्फ्यूजन they organized a meeting and decided a new system of unit। एक सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट डिसाइड किया ऑन द इंटरनेशनल लेवल एंड दैट इज कॉल्ड द SI सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। इस SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स डिसाइड किए गए। कौन कौन से मैं लिख देता हूं। देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या बनी? फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या बनाया? मास, दूसरा लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, 6 luminous intensity and 7 हो जाएगा आपका amount of substance। क्लियर है? ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी डिफाइन बनाए गए और इनकी यूनिट्स डिसाइड की गई। फंडामेंटल यूनिट्स, इनके यूनिट्स क्या क्या बनाए गए? मास के लिए बनाया गया किलोग्राम, है ना, किलोग्राम। लेंथ के लिए बनाया गया मीटर,
टाइम को सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ये बनाए गए। यानी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स डिसाइड किए गए। यानी ये फिक्स कर दिया गया, फाइनल कर दिया गया कि जब भी डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में कन्वर्सेशन होगा तो मास का यूनिट क्या लिया जाएगा, किलोग्राम लिया जाएगा, लेंथ का यूनिट हमेशा मीटर लिया जाएगा, टाइम का यूनिट हमेशा सेकंड लिया जाएगा, टेम्परेचर का यूनिट हमेशा केल्विन लिया जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट हमेशा एम्पियर लिया जाएगा। इस तरीके से ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स डिसाइड किए गए। और यूनिट्स डिसाइड करने का मतलब केवल ये नहीं है कि मास का नाम किलोग्राम रख दिया गया, यूनिट का नाम रख दिया गया किलोग्राम। 1 किलोग्राम हम किसको कहेंगे, इसकी एक डेफिनेशन बनाई गई। जैसे मास का जो यूनिट डिसाइड किया गया किलोग्राम, तो किलोग्राम किसको कहा गया, पहली बार 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, 1 लीटर वाटर, ठीक है, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर लिया जाए, कितना, 1 लीटर वॉल्यूम का लिया जाए, तो उसके वेट को बोला जाता है कितना, 1 किलोग्राम। हालांकि उसकी डेफिनेशन बाद में जाके फिर बदल गई, फिर चेंज किया गया। बाद में एक और सिलेंडर बनाया गया, एक सिलेंडर, वो कैसा सिलेंडर था जिसकी लेंथ थी 39.7 मिलीमीटर और उसका डायामीटर था 39.4 मिलीमीटर। ठीक, एक सिलेंडर बनाया गया। वो सिलेंडर किस चीज़ का बनाया गया, प्लेटिनम और इरिडियम का, प्लेटिनम और इरिडियम को मिला करके एक सिलेंडर बनाया गया था। यानी एलॉय, दो को मिक्स करोगे तो उसको एलॉय बोलते हैं। तो प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का एक सिलेंडर बनाया गया जिसकी लेंथ 39.7 मिलीमीटर और डायमीटर 39.74 मिलीमीटर था। उस प्रोटोटाइप सिलेंडर का मास माना गया कितना, 1 किलोग्राम। टाइम टू टाइम वो डेफिनेशन चेंज होती चली गई। अभी 2019 में इसकी फाइनल एक नई डेफिनेशन आई है जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट के आधार पर दी गई है। आप उसको चाहें तो किसी सर्च इंजन पे जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। इन सब का एक प्रॉपर डेफिनेशन दिया गया। इन सब के डेफिनेशंस आप बुक से एक बार पढ़ेंगे और पढ़ करके उसको लर्न करेंगे। अभी मैं आपको इन सब का डेफिनेशन, यानी 1 किलोग्राम, 1 मीटर, 1 सेकेंड, 1 केल्विन, इन सब का डेफिनेशन आपको नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि जैसे जैसे आप चैप्टर्स में आगे की तरफ बढ़ेंगे, जैसे मैंने मास का तो बता दिया, बाकी ये जितने भी हैं इन सबको डेफिनेशन देने के लिए आगे के चैप्टर्स का इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। और उस पर्टिकुलर चैप्टर में, जैसे लेंथ को हम लोग वेवलेंथ मैकेनिकल वेव में डिफाइन कर देंगे, वैसे ही हम लोग टाइम को मॉडर्न फिजिक्स में डिफाइन कर देंगे, टेम्परेचर में जब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे वहाँ डिफाइन कर देंगे। इस तरीके से अलग अलग चैप्टर्स में इसको हम लोग डिफाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, फंडामेंटल और फंडामेंटल यूनिट्स ये 7 डिफाइन किए गए। इसके अलावा बच्चों एसआई ने 2 और क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस किया। ये 2 कौन कौन से थे, जिनको बोला गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है बच्चों। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होता है, 2 है। पहला, एक है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, या सिंपली इसको और एंगल भी बोलते हैं, है ना। दूसरा जो बनाया गया वो है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। इनकी यूनिट्स बनाई गई क्या क्या, इनकी यूनिट्स बनाई गई रेडियन, रेडियन, और इसका होता है स्टेरेडियन। क्लियर है, रेडियन और स्टेरेडियन बनाया गया। क्लियर ना बच्चों, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। प्लेन एंगल का रेडियन, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। ठीक, अब हम देखेंगे कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल होता क्या है। ठीक, बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा कि इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूं, या फिर आइए मैं इसमें ही कवर कर देने का कोशिश करता हूं। ठीक, चलिए
समझा जाए थोड़ा सा प्लेन एंगल के बारे में। प्लेन एंगल क्लियर है? सपोज करिए कि इट्स ए कर्व ए बी, ये कोई कर्व ए बी है, ठीक, और किसी भी कर्व पे दो एक्सट्रीमिटी होते हैं। एक्सट्रीमिटी का मतलब एंड पॉइंट्स, किनारे वाले पॉइंट्स। तो इस कर्व पे दो एंड पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सपोज मैं कोई पॉइंट लिया यहां पर ओ, तो अगर पॉइंट ओ को ए से मिला दिया जाए और पॉइंट बी को ओ से मिला दिया जाए ऐसे, ठीक, तो ये जो सेक्शन बनता है, ये जो पार्ट बन रहा है, दिस इज कॉल्ड द एंगल या प्लेन एंगल। इसको हम लोग एंगल या प्लेन एंगल कहते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल थीटा, थीटा के द्वारा। तो अब हम क्या बोलेंगे कि द कर्व ए बी इज मेकिंग एंगल थीटा एट पॉइंट ओ। कर्व ए बी जो है वो पॉइंट ओ पर एंगल थीटा बना रहा है। ये हो गया एंगल के बारे में। अब बात आती है कि इस एंगल थीटा को मेजर कैसे करते हैं। तो इसको मेजर करने के लिए देखिए बच्चे क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू, क्या करते हैं कि इसको सेंटर मान करके ओ को सेंटर मान करके एक सर्कल हम लोग बनाएंगे, ठीक। चलिए हमने सर्कल बनाया, मान लीजिए ये सर्कल बन गई। ये जो सर्कल हमने लिया, इस सर्कल का रेडियस सपोज करो r है। कितना है? r। रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज r। क्लियर है? अब जब आपने ये सर्कल ड्रॉ किया तो दो लाइंस थे आपके पास, OA एंड OB। ये दोनों लाइंस सर्कल का कुछ पार्ट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पार्ट जिसको मैं कलर कर देता हूं, देखिए, या दूसरे कलर से लिख देता हूं। इसकी जो लेंथ है वो है L, ये लेंथ, ध्यान दीजिए। तो इतना जो पार्ट इंटरसेक्ट होता है ये आर्कुअल लेंथ बोलेंगे, इसको आर्कुअल लेंथ या आर्क बोलेंगे सिंपली, ठीक है, L। अब बच्चों इस थीटा को हम मेजर करते हैं किसके द्वारा? थीटा इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाई R, ठीक। सो थीटा इक्वल टू L बाई R, रेडियन बोलते हैं इसको, रेडियन। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम लोग थीटा को मेजर करते हैं। एक बात गौर करिएगा, इसके बारे में इन डिटेल हम लोग क्लास 12th में भी एक बार पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसको बहुत जल्दी ही निपटाने की कोशिश कर रहा हूं। बस थोड़ा सा बात याद दिला देता हूं कि ये जो लेंथ है AB और ये जो आर्क है, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली यानी 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं अपने पॉइंट्स पे। तो 90 डिग्री होना चाहिए। ये बात क्लियर हो रहा है? ये कर्व इसको 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इधर भी 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है? आप वैसे भी जानते हैं कि किसी भी सर्कल में जो रेडियस होता है सर्कल पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप सपोज करिए कि ये आपका कोई कर्व हो गया, दिस इज द कर्व AB, आपने कोई पॉइंट लिया OA बना दिया आपने यहां मिला के, ये आपने OB बना दिया। ये एंगल थीटा को मेजर करने के लिए आपने एक सर्कल बनाया, सर्कल का रेडियस आपने लिया R1, ठीक है। जो सर्कल का रेडियस R1 लिया तो ये जो आर्कुअल लेंथ आई ये आया L1, ठीक, ये लेंथ आया L1। अगर आप दूसरी सर्कल ड्रॉ करिए, उसका रेडियस आप ले लीजिए कितना, R2, उसकी आर्कुअल लेंथ आ गई L2। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो OA और OB के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। अब उसका मेजरमेंट आप चाहे इस वाले सर्कल से करें चाहे इस वाले सर्कल से करें, वो चेंज होने वाला नहीं है। यानी थीटा की जो वैल्यू होगी वो L1 बाई R1 लिखिए या L2 बाई R2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये जो एंगल थीटा है इसका जो मेजरमेंट होगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑन द रेडियस ऑफ सर्कल अंडर कंसिडरेशन। सर्कल के रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये बात को ध्यान में रखेंगे। एक बात और भी मैं कह दूं बच्चों, यहां समझिएगा, ये आर्कुअल लेंथ है L, और अगर इस पॉइंट को, ये पॉइंट और ये पॉइंट को अगर डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन किया जाए, ठीक,
देखिए स्ट्रेट लाइन की लेंथ कम है और आर्कुअल लेंथ ज़्यादा है, ठीक। लेकिन अगर यही काम मैं कम एंगल पे करूं, अगर दो लाइंस में ले रहा हूं, ये और ये, दिस इज ओ ए बी, और ये सर्कल बना रहा हूं मैं आर रेडियस का, यहाँ पे जो एंगल है बहुत छोटा एंगल है, इसको हम लोग छोटे एंगल को डी थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। या सिंपली आप थीटा भी मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको थीटा मान रहे हैं। यहाँ जो आर्कुअल लेंथ है, आर्कुअल लेंथ, चूंकि ये एंगल बहुत छोटा है तो ये डिस्टेंस भी बहुत छोटी होगी, और जब ये डिस्टेंस बहुत छोटी होगी उस केस में आर्कुअल लेंथ की जगह पे डायरेक्ट हम ये लेंथ, स्ट्रेट लेंथ भी ले सकते हैं। यानी मान लीजिए ये लेंथ हो गई कितनी, एल। कहने का सेंस ये है मेरा कि यहाँ पर थीटा इक्वल टू एल बाई आर हो जाएगा, जहाँ पर एल स्ट्रेट लेंथ भी हो सकती है इन केस थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत छोटा है तो। क्लियर हो रहा है बात, ठीक। बशर्ते कि एक बात याद रखिएगा कि जब ये दोनों लाइंस जा रही हैं तो इस पर 90 डिग्री पर, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी, दोनों तरफ से 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर। अगर कभी आपके सामने इस तरीके से होता है कि अगर ऐसा दिया है, ऐसा, ठीक है बच्चों, यहाँ एंगल है थीटा, ये है R1, ये है R2 और ये है लेंथ L, तो यहाँ पर L बाई R1 करके थीटा या L बाई R2 करके थीटा नहीं निकाल सकते हैं। क्या करना, क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि ये जो लेंथ है ना, यहाँ पर एंगल और यहाँ पर एंगल बराबर नहीं बना रहा है और दोनों तरफ से डिस्टेंसेस सेम नहीं है। उस केस में क्या करते हैं कि बीच वाला पॉइंट लेते हैं, उसकी डिस्टेंस लेते हैं, ठीक, और इस लेंथ का एक प्रोजेक्शन निकालते हैं इस तरीके का। इसको हम लोग बाद में समझेंगे, बस इतना काफ़ी है जो आपको जितना मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए, अब हो गया एंगल की बात। एंगल के बाद हम लोग बात करेंगे सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल। अब बच्चों सॉलिड एंगल क्या होता है? यहाँ पर क्या लिया था पिछले एक में मैंने, प्लेन एंगल में क्या लिया था, कर्व लिया था। यहाँ पर मैं लेने जा रहा हूँ एक कोई सरफेस, ये एक सरफेस है, ठीक। सरफेस पे कितने एक्सट्रीमिटी पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट्स होंगे, किनारे के पॉइंट्स इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। उन इनफाइनाइट पॉइंट्स को ले आकर के ओ पे मिलाइए। चलिए देखा जाए, ओ पे हमने मिला दिया भाई। चलो भाई, ये हो गया सर। इस तरीके से, यानी इस सरफेस से ढेर सारी लाइन किनारे से आके एक जगह मिल गई। तो यहाँ सिंगल दो लाइन ना होकर के यहाँ पे इनफाइनाइट लाइंस हैं। इन इनफाइनाइट लाइंस के बीच में जो ये वाला जो पार्ट बनता है, दिस इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। इसको बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। क्लियर हो रहा है? इस सॉलिड एंगल को मेजर कैसे करेंगे? इसको मेजर करने के लिए क्या तरीका है हमारा? O को सेंटर मानते हुए एक स्फेयर ड्रॉ करेंगे। पिछले में हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे थे? सर्कल ड्रॉ कर रहे थे। इसमें क्या ड्रॉ करेंगे? स्फेयर। तो जब कोई स्फेयर ड्रॉ करोगे तो यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट इंटरसेक्ट होगा वो किस तरीके का होगा? एक इस तरीके का पार्ट होगा, आप देख सकते हो, ऐसा होगा, एक कटोरी का जैसा ऐसा, और आ रहा है यहाँ पे मिल रहा है ना, आइसक्रीम का जैसा। यार स्कूप में नहीं देखा कि ऐसा होगा, ठीक। तो ये जो कटा हुआ पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ये जो एरिया है मान लो ए है, ये जो एरिया है ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एरिया है वो कितनी हो गई? ए, और रेडियस कितना हो गया? आर। तो रेडियस आर है, एरिया ए है, और ये एंगल को हम लोग क्या मान रहे हैं? इसको एंगल नहीं, बेसिकली सॉलिड एंगल, ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू दिस एरिया, इंटरसेक्टेड एरिया ए डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर, आर स्क्वायर। इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। यूनिट हो गया स्टेरेडियन। क्लियर है बच्चों? चलिए, काफ़ी सारा कुछ सीख गए। अब आपके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम होगी कि आज पहले ही दिन आपने कई सारी ऐसी चीज़ें देख ली, इसमें जो कुछ अभी भी आपको जहाँ पर डाउट हो रहा होगा इन सब टॉपिक्स में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लेना है।
क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो आप उसको पहले धीरे धीरे कंटिन्यू करिए, उसको प्रोसेस करिए, ठीक है ना। उस प्रोसेस में अगर आप आएंगे तो धीरे धीरे चीज़ें आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, आपको समझ में आने लगेगा और पता नहीं चलेगा कब आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, मज़ा आने लगा। क्लियर है? बिकॉज इट इज़ जस्ट लाइक सपोज यू वांट टू लर्न द स्विमिंग, ठीक, स्विमिंग सीखना चाहते हो तो बच्चे स्विमिंग सीखने के लिए तुम कहोगे कि सर ऐसा करिए, कोई एक बुक पर लिख करके हमको रूल्स दे दीजिए ताकि मैं स्विमिंग सीख लूँ, ठीक है, और या बुक में पढ़ करके स्विमिंग सीख लूँ, इससे नहीं सीख सकते स्विमिंग। स्विमिंग के लिए सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका, सबसे पहला और बेसिक फंडा क्या है कि आपको पानी में कूदना पड़ेगा, है ना। आपको जंप करना पड़ेगा पानी में। जब तक आप पानी में कूदेंगे नहीं, आप तैरना नहीं सीख सकते हैं, स्विमिंग नहीं सीख सकते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में जब आप जाएंगे, कूदेंगे, जंप करेंगे, छोटा सा आपका स्विमिंग पूल होना चाहिए। हाँ, बात समझ रहे हैं? तो छोटा सा पूल होना चाहिए, उसमें आप सीखने की कोशिश करेंगे। हाँ, आपको थोड़े दिन प्रॉब्लम्स भी होंगे, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, लेकिन वहाँ पर छोड़ना नहीं है, अभी उसको सीखते रहना है, कंटिन्यू करो। पहले 1 सप्ताह 10 दिन जब पढ़ोगे, यानी जब सीखोगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा और आपको लगना शुरू होगा कि हाँ, अब तो मैं भी सीख सकता हूँ या मैं सीख रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है ना, ये एक कोर्स है, इसीलिए इसको कोर्स बोला जाता है। बच्चों, आप सबको मालूम है ना कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए ये नहीं कि 1 मिनट में दवा दिया सब कुछ ठीक हो गया, उनको कोर्स कराया जाता है। टीबी के जो मरीज होते हैं उनको एक कोर्स कराया जाता है, आपको 6 महीने ये दवा खानी है ना, 7 महीने खाना है, डेली खाना है ना, लगातार इस दवा को लेना है, तो जाकर के वो आपका डिजीज़ क्योर होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो इट्स ए कोर्स, यू हैव टू कंप्लीट इट, देन यू विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम इट, ठीक है। ये सडन नहीं होने वाला है। सडन बेनिफिट हमेशा, सडन इफेक्ट कौन दिखाता है? हमेशा डिस्ट्रक्टिव चीज़ें। कोई भी कंस्ट्रक्टिव चीज़ सडन इफेक्ट आपको नहीं दिखाने वाली है, ठीक है बच्चों। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया इसका नोट्स बनाइए, नोट्स बना के 1 by 1 प्रॉपरली इसको एक बार रिवाइज करिए, ठीक। फिर हालांकि ये बहुत ही बेसिक चैप्टर था, इसमें कोई बहुत खास चीज़ अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग काफ़ी चीज़ों को सीखना शुरू करेंगे। लाइक सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे हम लोग, राउंडिंग ऑफ पढ़ेंगे, और वो सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। और उसके बाद वाली जो फिजिक्स शुरू होने वाली हो वो बहुत ही मज़ेदार, ट्रिमेंडसली, मतलब वो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।